हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है, इन टुडेज एमसीक्यू सेशन वी विल बी डिस्कसिंग टू टॉपिक्स। इट इज़ कंप्यूटर मेमोरीज, one of the important topics from exam perspective, and the second one is internet technologies. If you remember about computer memories, I have taught you computer memories in an exhaustive manner. मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी में हर एक चीज़ पढ़ाई थी, whether it is primary memory, whether it is secondary memory, whether it is tertiary memory और ऑफलाइन मेमोरीज़ के बारे में मैंने सारे जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं मेमोरी के रिलेटेड वो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। ये दोनों टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। आज के एमसीक्यू सेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे वीकनेस लग रही है इन दोनों टॉपिक्स में, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी रिविजन कर सकते हैं आप। जब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो कभी कभी इंसान भूल भी जाता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, तो आपने वापस हमारे अंजुम सर्स क्लास के चैनल पे जाना। वहाँ पे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर सेक्शन पड़ा हुआ है। वहाँ पे ये 2 लेक्चर्स हैं, आधे आधे घंटे का लेक्चर है हार्डली। तो वहाँ पे आप इन दोनों लेक्चर्स को देख के ये क्लियर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो में आपको कन्फ्यूजन है। आज के एमसीक्यू सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए नियर अबाउट 20 प्लस एमसीक्यूज़, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को देख के आई होप कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली वी विल मूव टू द एमसीक्यू सेशन। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अमंग द गिवन मेमोरीज इज़। आपके पास कुछ मेमोरीज दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ ऑप्टिकल डिस्क्स, ऑप्शन बी इज़ रजिस्टर्स, ऑप्शन सी इज़ कैशे मेमोरी, ऑप्शन डी इज़ फ्लैश मेमोरी। अमंग ऑल दिस मेमोरी यू हैव टू टेल विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। अगर आपको मेमोरी हायरार्की याद होगा, जो मैंने आपको अपने मेमोरी के लेक्चर्स में पढ़ाया था, कंप्यूटर मेमोरी के लेक्चर्स में पढ़ाया था, तो द फास्टेस्ट अमंग द ऑल इज़ रजिस्टर्स विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। तो अगर रजिस्टर्स नहीं होगा, सेकंड नंबर पे हमारे पास कैशे मेमोरी होता है, लेकिन रजिस्टर्स यहाँ पे मौजूद है, इसलिए द फास्टेस्ट अमंग दीज मेमोरीज इज रजिस्टर्स। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 and 10। आपको इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2 and 10 बताना है। 1 zettabyte इज इक्वल टू 2 raised power डैश डैश एंड 10 raised power डैश डैश बाइट्स। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक सिखाई थी आपको, अगर आपको याद होगा फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ। किलोबाइट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, किलोबाइट के बाद आता है हमारे पास मेगाबाइट, फिर आता है हमारे पास गीगाबाइट, फिर आता है हमारे पास टेराबाइट। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पजी PEZY, बिल गेट्स। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि वहाँ पे जो शख्स है वो मुझे बिल गेट्स लग रहा है, तो वो कह रहा है ये पजी यानी कि सच्ची में बिल गेट्स हैं, पजी बिल गेट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, P इज़, ठीक है, पेटाबाइट, एंड देन E इज एक्साबाइट, Z इज जेटाबाइट, Y इज योटोबाइट, B इज ब्रोंटोबाइट, एंड G इज जियोबाइट। ठीक है, जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। तो ये हमारे पास मेमोरी का जो हाईएस्ट यूनिट है, जियोबाइट। उसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपने इन टर्म्स ऑफ 2 raised पावर जाना होगा, तो किलोबाइट हमारे पास 2 raised पावर 10 बनता है, ये 2 raised पावर 20 बनता है, ये 2 raised पावर 30 बनता है, ये 2 raised पावर 40 बनता है, 50, 60, 70। तो जो जेटाबाइट है ये 2 raised पावर 70 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऑप्शन लॉक होते हैं। इसके बाद अगर आपने इन टर्म्स ऑफ 10 raised पावर देखना है, तो किलोबाइट आपके पास 10 raised पावर 3 बनता है, दिस इज 10 raised पावर 9, दिस इज 10 raised पावर 12, दिस इज 10 raised पावर 15, दिस इज 10 raised पावर 18, तीन तीन बढ़ाने हैं, दिस इज 10 raised पावर 21, दिस इज 10 raised पावर 20, sorry, this is 10 raised power 3, 10 raised power 6, 10 raised power 9, 10 raised power 12, 10 raised power 15, 10 raised power 18, 10 raised power 21, 10 raised power 21 बनता है आपका zettabyte। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके पास ट्रिक है, 2 raised power 10 से स्टार्ट करना है और 10 बढ़ाने हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ 10 raised power 3, 10 raised power बताना होगा, तो 3 बढ़ाने हैं, आपको मिल जाएगा कोई भी यूनिट अगर आपने निकालना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो नोन एज। वेब क्रॉलर, ठीक है, हमें बताता है जब भी हम कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आता है। ठीक है, तो उस कंटेंट को हमारे जो सर्च करने वाला है उसको हम वेब क्रॉलर ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज़ लिंक डायरेक्टरी, ऑप्शन बी इज़ सर्च ऑप्टिमाइज़र, ऑप्शन सी इज़ वेब स्पाइडर, ऑप्शन डी इज़ वेब मैनेजर। आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, दैट इज़ ऑप्शन सी, वेब स्पाइडर। वेब क्रॉलर का दूसरा नाम वेब स्पाइडर भी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। डैश डैश मेमोरी रजिस्टर विच स्टोर्स द टेम्परेरी रिजल्ट्स। मैंने आपको रजिस्टर्स भी पढ़ाए हैं अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जो टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर करता है। ऐसे रजिस्टर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इज प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन डी इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर हमारे पास जो है ये एक ऐसा मेमोरी रजिस्टर है जो टेम्परेरी रिजल्ट्स को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका जो है एड्रेस ये स्टोर करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है जो डेटा और एड्रेस को जो है स्टोर करते हैं जो अभी अंडर एग्जीक्यूशन होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। आपने बताना है इनमें से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी इज ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी इज SSDs, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा नहीं है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखिए अगर हम देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क इज डायरेक्ट मेमोरी, SSDs इज डायरेक्ट मेमोरी, बट मैग्नेटिक टेप इज अ सीक्वेंशियल मेमोरी, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लगने भी चाहिए आसान। इसी तरह पे आ जाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द स्टोरेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ द शेल्फ एंड ऑनलाइन पर्पज इज कॉल्ड। हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरीज है जो ऑफ शेल्फ भी यूज़ हम कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी आपने मेमोरी यूज़ करनी है आज के ज़माने में, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में जो भी मेमोरीज़ है, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो याद रखें आपका डेटा महफूज नहीं है। किसी भी टाइम आपका डेटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। मैंने आपको वायरसेस में वो चीज़ें पढ़ाई हैं, रैंसमवेयर अटैक्स, कैसे हैकर्स आपके गवर्नमेंट की, आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा जो है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं और फिर उनसे रैंसम मांगते हैं। लेकिन इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन में और आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है, इफ़ यू आर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट योर डेटा इज नो मोर सेफ। तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि जो भी आपके पास डेटा है उसके लिए आप एक ऑफलाइन स्टोरेज रख सकते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके वापस यहाँ से कंप्यूटर से निकाल के इसको डिटैच कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी जो है उसको हम ऑफलाइन या ऑफ शेल्फ मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी मेमोरीज है जिनको हम ऑनलाइन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी मेमोरीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ ऑफलाइन स्टोरेज, ऑप्शन बी इज़ ऑनलाइन स्टोरेज, ऑप्शन सी इज़ नियर लाइन स्टोरेज, ऑप्शन डी इज़ ऑफ ऑन स्टोरेज। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, नियर लाइन स्टोरेज। ऐसे स्टोरेज को कहते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑनलाइन पर्पज़ एज वेल एज ऑफलाइन स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। निबल इज इक्वल टू डैश डैश बिट्स। हमारे पास जो निबल है वो कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 1। सो निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। अगर आपको क्रम्प पूछा जाएगा तो क्रम्प इज इक्वल टू 2 बिट्स। ठीक है, तो याद रखें इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी टर्म्स कभी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी रैम। दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक एस रैम स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो है वो हमारे पास जो रहता है उसमें हम फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे एक बार हमने स्टोरेज दे दी तो उसके बाद फिर जो है उसको कंटिन्यूसली स्टोरेज देना पड़ता है क्योंकि वो स्टैटिक है। लेकिन डायनेमिक रैम में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे एक बार स्टोरेज दिया तो फिर यहाँ पे जो है ये एनर्जी ट्रैप हो जाती है। देखिए अब क्या होता है, अब आपने बताना है ये इनमें से डी रैम के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से नहीं है। ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन एंड ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। बिल्कुल, ये जो डी रैम है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी, लेस कंजप्शन ऑफ पावर। सही, यहाँ पे पावर कंजप्शन कम होता है डायनेमिक रैम्स में क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। आपको पता है ये एनर्जी अपने आप में ट्रैप रखते हैं, सेव रखते हैं। ऑप्शन सी इज़ मोर क्लियर एंड मोर कंजप्शन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी रैम। ऑप्शन डी इज चीप बट स्लो मेमोरी। तो ये सही बात है, बिल्कुल ये स्लो मेमोरी है डायनेमिक रैम एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। सो ऑप्शन सी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ is not the characteristics of DRAM।
ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एस रैम का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैशे मेमोरी। आपने बताना है कैशे मेमोरी के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए, कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, बिल्कुल सही बात है। ये बैलेंस बनाना चाहता है मेन मेमोरी और जो हमारे पास प्रोसेसर की मेमोरी है उनमें जो फ़र्क रहते हैं, उनमें जो डिफरेंस रहती है ऑन बेस ऑफ स्पीड एंड ऑल अदर थिंग्स, तो प्रोसेसिंग की स्पीड में, तो यहाँ पे उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कैशे मेमोरी इस्तेमाल होता है, तो ये टेम्परेरी मेमोरी है। ऑप्शन बी, इट होल्ड्स द प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस प्रोग्राम को होल्ड करती है, उसके डेटा को होल्ड करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम, तो ये कंज्यूम करता है लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू द रैम, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बिल्कुल सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। माजरत खा हूँ, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, उस वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ इक्वल लेंथ इनटू द फिजिकल एड्रेस। हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेस मैंने आपको पढ़ाया है कि जो हमारे पास फिजिकली हमारे जो मेमोरी यूनिट्स है उनमें जो एड्रेसेस होते हैं फिजिकल एड्रेसेस उनको कहते हैं, और जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी का एड्रेस बनाते हैं तो जब हमने उसको उस एग्जीक्यूट करना होता है किसी भी जॉब को, तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल मेमोरी। बहरहाल मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ाया है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊँगा अब इस टाइम। तो आपने बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैप होता है लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ इक्वल लेंथ इनटू द फिजिकल मेमोरी। ऑप्शन ए इज पेजिंग, ऑप्शन बी इज ओवरलेज, ऑप्शन सी इज सेगमेंटेशन, ऑप्शन डी इज पेजिंग विथ सेगमेंटेशन, ठीक है। तो आपके पास चारों ऑप्शन है, पेजिंग, ओवरलेज, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग विथ सेगमेंटेशन। देखिए याद रखें, जब इक्वल लेंथ होंगे आपके जो है मेमोरीज के, तो उसको हम कहते हैं पेजिंग। याद रखें, पेजेस में हमारे पास इक्वल लेंथ अब सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर अनइक्वल होंगे या वेरिएबल लेंथ होंगे तो उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। डैश डैश ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कौन सा ऐसा मेमोरी है जो यहाँ पे हेल्प करता है डेटा ट्रांसफर करने में। ऑप्शन ए इज कैशे, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज बफर, ऑप्शन डी इज रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है, प्रोसेसर के साथ ही होते हैं टेस्ट रजिस्टर्स, जो मेमोरी और रजिस्टर्स के दरमियान ये गैप फुलफिल करता है। मैंने आपको कहा कि प्रोसेसर को खाली एग्जीक्यूट करना है, उसको डेटा होल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, बर्तन चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया है अपने एग्जाम्पल्स में, अपने लेक्चर्स में। तो वो बर्तन जो है वो रजिस्टर्स है, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर, अगर रजिस्टर्स ना होता तो फिर आप कैशे को क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे आप रजिस्टर्स से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउ साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। हमारे पास कुछ मेमोरी चिप्स हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा चिप है जो बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन को अलाउ करता है। ऑप्शन ए इज रोम, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज ई प्रोम, ऑप्शन डी इज प्रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। तो हमारे पास एक ही है ऐसा जो रीड एंड राइट ऑपरेशंस, क्योंकि बाकी हमारे पास रीड ऑनली मेमोरीज है, तो ये हमारे पास रैम है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज कनेक्टेड बाय ए यूनिक आइडेंटिटी। हर एक जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, देखिए हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विया इंटरनेट, ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब हमारे पास ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी आईएसपीज जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जो हर एक को एक एक यूनिक आईडी देते हैं ताकि हर एक कंप्यूटर पहचाना जाएगा। मैं अगर कोई किसी और का डेटा चुराता है या किसी और के डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है, किसी और के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो वो पहचाना जाए। जैसे हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो हर एक व्हीकल का अपना अपना नंबर होता है, तो उससे हमें पहचानी जाती है हमारी गाड़ी कौन सी है। अगर कोई चोरी करता है तो उसको हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक एड्रेस रहता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस। अब मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। एक कंप्यूटर का पे एक एड्रेस रहता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, जो 48 बिट्स का रहता है। दूसरा रहता है हमारे पास आईपी एड्रेस। अगर किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमारे पास होता है तो हम उससे उसका मैक एड्रेस पता कर सकते हैं, उसका फिजिकल एड्रेस पता कर सकते हैं। इससे हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है।
इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लगते हैं, मैं अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे पास ARP एक प्रोटोकॉल है, दूसरा हमारे पास है RARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दूसरा हमारे पास रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। किसी का IP एड्रेस पता हो तो उसका मैक एड्रेस पता करने के लिए हम ARP इस्तेमाल करते हैं, किसी का मैक एड्रेस पता हो तो उसका IP एड्रेस पता करने के लिए हम RARP इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। ICANN, ठीक है, एक गवर्निंग बॉडी है जो नेम्स एंड नंबर्स प्रोवाइड करती हैं। ICANN विच असाइंस IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर, जो असाइन करती है IP एड्रेस, तो इन्हीं कंप्यूटर्स को जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, इसका फुल फॉर्म आपने बताना है ICANN का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नंबर्स एंड names and numbers. Option B is Internet Committee for Applied Names and Numbers. Option C is International Corporation for Applied Names and Numbers. Option D is Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल आसान है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ ICANN? ICANN का फाउंडर कौन है? तो जॉन पोस्टल इज द फाउंडर ऑफ ICANN। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाते हैं। द कंप्यूटर जैर्गन WWW स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इज वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वेब, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वीक। तो आपने बताना है WWW का फुल फॉर्म क्या है। 4 बार हमारे पास ये है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। ठीक है, कभी कभी गलती में आप वर्ल्ड वाइड वेब भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म है WWW। जब 3 ही बार होगा आपके पास, तो ये भी एक बार बच्चों को गलत हुआ था लास्ट टाइम जब पूछा गया था। ये कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। प्रोटोकॉल विच असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देखिए, हर चीज़ के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल जो असाइन करता है क्या IP एड्रेस इन क्लाइंट्स को, अभी हम देखा ICANN, तो ICANN इस्तेमाल करता है ऐसे प्रोटोकॉल्स को। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस असाइन करता है? ऑप्शन ए इज DHCP, ऑप्शन बी इज IP, ऑप्शन सी इज HTML, ऑप्शन डी इज DNS। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन ए DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल याद रखें आप, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको आप याद रखें। इट इज यूज्ड टू असाइन द IP एड्रेसेस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास IP जो है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, TCP/IP आपने देखा होगा, इट इज़ यूज्ड फॉर ये हम जब कनेक्ट करते हैं किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए इंटरनेट पे, तो उसके लिए हम TCP/IP इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह HTML हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जहाँ से हम वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं। हमारे पास DNS एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम एक URL जो होता है इसको कन्वर्ट करना होता है IP एड्रेस में, इसके लिए हम DNS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 17 क्वेश्चन हुए हैं। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज प्रोग्राम्स दैट आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज द पार्ट ऑफ ब्राउजर आर नोन एज। हमारे पास ब्राउजर में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमने फिर उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई भी डिजिटल सिग्नेचरीज यूज़ करता है, तो डिजिटल सिग्नेचरीज जब भी हम यूज़ करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचरीज में हमें कुछ प्लगइन्स की ऑटोमेटिकली ज़रूरत पड़ती है। तो उन प्लगइन्स को क्या करते हैं, हम ब्राउज़र में पहले ही ऐड कर देते हैं या ऐड अप होते हैं ऑलरेडी। तो उससे क्या होता है, हम डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देते हैं किसी भी चीज़ का। तो आपने बताना है कौन सा ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिकली लोड होते हैं ब्राउज़र के साथ ही। ऑप्शन ए इज प्लगइन्स, ऑप्शन बी इज यूटिलिटीज, ऑप्शन सी इज विजेट्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लगइन्स हमारे में रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे DSCs जो हैं ज़्यादातर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एग्जीक्यूट होते हैं, तो लेकिन अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, अब आप चाहे आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा, चाहे क्रोम होगा आपके पास, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज होगा आपके पास, तो उसमें या फायरफॉक्स होगा, उसमें आप एक प्लगइन ऐड कर सकते हैं आई का एक प्लगइन ऐड कर सकते हैं। एक टैब आता है आई टैब जिसको हम कहते हैं, वो प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज या क्रोम में या फायरफॉक्स में भी डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूज एज ए प्लगइन, नॉट एज ए ब्राउज़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चले जाते हैं।
वेबसाइट विच इज़ यूज्ड टू सर्च अदर वेबसाइट्स बाय टाइपिंग ए कीवर्ड। एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ से हम बाकी वेबसाइट्स को सर्च करना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सोशल नेटवर्क, ऑप्शन बी इज क्रॉलर, ऑप्शन सी इज सर्च इंजन, ऑप्शन डी इज राउटर। तो बिल्कुल आसान सा है, सर्च इंजन उसको हम कहते हैं। जैसे गूगल है हमारे पास सर्च इंजन, ठीक है। तो गूगल में अगर हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, गवर्निंग बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। हमारे पास एक गवर्निंग बॉडी है जिन्होंने इंटरनेट का इवोल्यूशन लाया था। कौन सी है वो गवर्निंग बॉडी? ऑप्शन ए इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ऑप्शन बी इज इंटरनेट सोसाइटीज, ऑप्शन सी इज इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ऑप्शन डी इज इंटरनेट इवोल्यूशनरी बोर्ड। तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को यह पहले बताया हुआ है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट आईएसपी इज कंसिडर्ड टू बी। इंडिया का पहला आईएसपी कौन सा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इज टेलनेट, ऑप्शन बी इज बीएसएनएल, ऑप्शन सी इज वेराइजन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है इंडिया का पहला जो आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कौन है? ऑप्शन बी इज बीएसएनएल। अगर आप वर्ल्ड का देखेंगे तो वर्ल्ड का टेलनेट है। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट्स इंडियाज फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चले जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इनमें से फादर ऑफ इंटरनेट किसको माना जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विंडसर्फ। ठीक है। चलिए, एलन ट्यूरिंग के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके बाद इन्होंने अलगोरिथम्स का कॉन्सेप्ट लाया था। इसके बाद हमारे पास है विंडसर्फ, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले जाते हैं। द यूज़र कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर विया इंटरनेट बाय यूजिंग। तो एक यूज़र दूसरे यूज़र को फाइल्स इंटरनेट पे भेज सकता है, उसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बाकी प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया, तो उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ HTTP, ऑप्शन बी इज़ टेलनेट, ऑप्शन सी इज़ UTP, ऑप्शन डी इज़ FTP। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखें, ये आपको ईजी हो जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इट्स यूज्ड टू ट्रांसफ़र द फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले जाते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड एन एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? इज यूज्ड टू सेंड एन एरर मैसेज। यहाँ पे सेंड में करेक्शन है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो उस एरर मैसेज सेंड करने के लिए हमारे पास जो है कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए इज TCP, ऑप्शन बी इज IP, ऑप्शन सी इज ICMP, ऑप्शन डी इज SMTP। तो ये आपको पता है, TCP IP अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दो हो गए। इसके बाद ICMP है हमारे पास और SMTP है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल्स के लिए होता है, इस्तेमाल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन ये हमारे पास है इंटरनेट कनेक्ट जो है ICMP, तो ये हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है, ये हमारे पास मैसेज जो एरर मैसेजेस आते हैं, अगर कहीं पे आपने मेल भेजा किसी रिसीवर को जो वैलिड रिसीवर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक मैसेज आ जाएगी, उसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल है एक प्रोटोकॉल, दैट इज़ ICMP। ठीक है, इसके साथ ही आज के MCQ सेशंस जो है मेमोरी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ख़त्म होते हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल रहेंगे आज के MCQ सेशंस। और अगर आप चाहते हैं कुछ वेरिएशंस के लिए, मैं अक्सर फीडबैक का वेट करता रहता हूं आपके कमेंट्स में। आपके कमेंट्स में बिल्कुल सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, देखता हूं कि आप क्या लिखते हैं। तो आपको अगर लगता है कि कहीं फीडबैक देने की ज़रूरत, तो आप बिल्कुल बेझिझक देख सकते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से इंसान जो है ना वो सुधरता है। वो कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। इसलिए जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि नहीं फीडबैक देने की ज़रूरत है, तो बेझिझक दें। लेकिन एक तरीका होता है फीडबैक देने का, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझा दूं कि ग्रेसफुल तरीके से अगर आपको किसी को भी फीडबैक दोगे ना, तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है हमें भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल जाए और हम भी थोड़ा सा आगे और मेहनत करने लगे। और एक बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेके आते हैं आपके लिए और MCQ सेशंस ऐसे ही। आप लोगों से यही से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और परेशानी कोई नहीं ले आप एग्ज़ाम की। इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। बस सुकून से रहें और प्रिपरेशंस करते रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।